5 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ ने एक मजबूत आवाज खो दी। पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कला, उनकी आवाज हमारे बीच सदा जीवित रहेगी। उनकी जिंदगी संघर्ष, साहस, आत्मसम्मान और असाधारण प्रतिभा की ऐसी कहानी है जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिया बेबाक जवाब भी है और पेरिस से बिना पूरे पते की पहुंची एक चिट्ठी भी। उनकी पूरी यात्रा किसी लोक गाथा से कम नहीं रही। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी ये जीवन यात्रा। चलिए आपको एक गजब वाकया बताते हैं जिससे आपको उनकी प्रसिद्धि का अंदाजा लग जाएगा। साल 1985-86 में तीजन बाई ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित भारत महोत्सव में पंडवानी की प्रस्तुति दी थी। उनकी कला का प्रभाव इतना गहरा था कि कुछ समय बाद पेरिस से उन्हें एक चिट्ठी भेजी गई। उस पर न गांव का नाम था, न डाकघर, न जिला और न ही पूरा पता। लिफाफे पर केवल इतना लिखा था, तीजन बाई, इंडिया। आश्चर्य की बात यह है कि वो चिट्ठी अपने सही ठिकाने यानी कि तीजन बाई तक पहुंच गई। ये घटना उनकी लोकप्रियता और पहचान का अनोखा उदाहरण था। दुनिया उन्हें पंडवानी गायिका कहती थी, लेकिन उनकी कला को केवल गायन कहना अन्याय होगा। वे मंच पर आते ही कथावाचक, अभिनेता, संगीतकार और पात्र सब कुछ बन जाती थी। उनके हाथ का तंबूरा कभी भीम की गदा बन जाता, कभी अर्जुन का धनुष और कभी युद्ध भूमि का संकेत। उनके चेहरे पर बदलते भावों के साथ महाभारत के पात्र दर्शकों की आंखों के सामने जीवित होते थे। भाषा समझ में आए या ना आए, लेकिन भाव हर दर्शक तक पहुंच जाते थे। यही कारण था कि यूरोप के सभागारों में बैठे लोग भी उसी तालीनता से उन्हें सुनते थे जिस तरह छत्तीसगढ़ के गांव की चौपाल में बैठे श्रोता सुनते थे। 24 अप्रैल 1956 को तीजन बाई का जन्म दुर्ग जिले के गनियारी में हुआ। छत्तीसगढ़ के पहले तिहार यानी तीजा के दिन वे पैदा हुई थी, इसलिए घर वालों ने उनका नाम तीजन रख दिया। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बचपन में उन्होंने अपने नाना यानी कि जो उनकी माँ के चाचा थे, ब्रिजलाल पारथी को पंडवानी गाते हुए सुना। उस प्रस्तुति ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। महाभारत की कथा, पात्रों का अभिनय और नाना की शैली इतनी गहराई से उनके मन में उतर गई कि उन्होंने तय कर लिया कि पंडवानी ही उनका जीवन बनेगी। आज पंडवानी का नाम लेते ही सबसे पहले तीजन बाई का चेहरा सामने आता है, लेकिन जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी तब परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। उस समय पंडवानी को मुख्यतः ग्रामीण इलाकों की लोक कथा माना जाता था। महिलाओं के लिए भी इसकी सीमाएं तय थी। उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे बैठकर सीमित हाव भाव के साथ प्रस्तुति दें। मंच पर अभिनय करना और पूरी देह के साथ कथा को जीना लगभग पुरुष कलाकारों का अधिकार माना जाता था। तीजन बाई ने इसी परंपरा को सबसे पहले चुनौती दी। उन्होंने बैठकर गाने की परंपरा छोड़ दी और खड़े होकर प्रस्तुति देना शुरू किया। महाभारत के पात्रों को केवल शब्दों से नहीं बल्कि अभिनय और देह भाषा से जीवंत किया। उनके इस अंदाज ने पंडवानी की कपालिक शैली को नई पहचान दी। बाद में यही शैली उनकी पहचान बन गई। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि कला के बारे में सोचा जा सके। परिवार खेतों में मजदूरी करता था। खाली समय में खजूर और छिंद के पत्तों से झाड़ू और चटाइयां बनाकर बाजार में बेचता था। छोटी उम्र से ही तीजन भी यही काम करती थी। खेतों में काम करते हुए कर्मा, ददरिया और सुवा गीत गाना उनका शौक था। गांव की छोटी छोटी गायन प्रतियोगिताओं में वे अक्सर बाजी मार लेती थी, लेकिन तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यही लड़की आगे चलकर भारत की सबसे प्रसिद्ध लोक कलाकारों में गिनी जाएंगी। उनकी सफलता के पीछे कोई संस्थागत प्रशिक्षण नहीं था, न संगीत विद्यालय, न रंगमंच का औपचारिक अभ्यास और न ही साहित्य की पढ़ाई। उनकी सबसे बड़ी पाठशाला गांव का जीवन था। महाभारत के प्रसंग उन्होंने किताबों से नहीं बल्कि सुन सुनकर सीखे। माँ के चाचा, उनके नाना ब्रिजलाल पारथी जब पांडवानी गाते तो छोटी तीजन दूर बैठकर पूरी कथा याद करती। शब्दों के साथ भाव भी स्मृति में उतरते चले गए। महज 13 साल की उम्र में चंदखुरी गांव में उन्होंने पहला सार्वजनिक पंडवानी प्रस्तुत किया, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
चलिए थोड़ा उनके निजी जीवन में आते हैं। किशोरावस्था में उनकी शादी हो गई, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। बाद में दूसरा विवाह भी हुआ, लेकिन वहां भी कला को लेकर विवाद समाप्त नहीं हुए। दूसरी शादी से उनकी 3 बेटे हुए। परिवार चाहता था कि वे घर गृहस्थी तक सीमित रहें, लेकिन तीजन के लिए पंडवानी गाना सांस लेने के बराबर था। एक दिन मंच पर प्रस्तुति के दौरान उनके पति ने सबके सामने उन्हें अपमानित किया। ये घटना किसी भी कलाकार को तोड़ सकती थी, लेकिन तीजन बाई के लिए यही मोड़ उनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय बन गया। उन्होंने घर छोड़ दिया, साथ में थोड़ा सा राशन था और छोटे छोटे बच्चे। आगे क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं था, लेकिन उन्हें इतना विश्वास जरूर था कि यदि उनकी आवाज सच है तो वो उन्हें रास्ता जरूर दिखाएगी। उन्होंने गांव-गांव में जाकर पंडवानी गाना शुरू कर दिया, जिससे छत्तीसगढ़ के गांव कस्बों में उनकी प्रसिद्धि होने लगी। अब उनकी प्रसिद्धि धीरे-धीरे प्रदेश की सीमाओं से बाहर पहुंची। छत्तीसगढ़ के रंगकर्मी हबीब तनवीर ने जब उनकी प्रस्तुति देखी तो उन्हें भोपाल बुलाया। बाद में नया थिएटर के साथ काम करने का प्रस्ताव भी मिला। कुछ समय तक उन्होंने नाट्य अभ्यास किया, लेकिन जल्द ही महसूस किया कि उनका वास्तविक मंच रंगमंच नहीं बल्कि पंडवानी ही है। उन्होंने अभिनय संस्था की बजाय लोक कला को चुना। इसके बाद उनके कार्यक्रम देश भर में होने लगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निवास पर प्रस्तुति से लेकर दूरदर्शन के प्रसिद्ध धारावाहिक भारत एक खोज तक उनकी पहुंच बनी। फिर विदेशों से निमंत्रण आने लगे। पेरिस में आयोजित भारत महोत्सव ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। एक बार दिल्ली में प्रस्तुति के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे कहा, आप बहुत अच्छा महाभारत करती हैं। इस पर तीजन बाई ने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया, मैडम मैं महाभारत नहीं करती हूँ, महाभारत की कथा सुनाती हूँ। उनकी ये सादगी और हाजिर जवाबी इंदिरा गांधी को भी प्रभावित कर गई। धीरे धीरे तीजन बाई भारतीय लोक कला की सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान बन गई। उन्हें देश के लगभग हर बड़े सांस्कृतिक आयोजनों में बुलाया जाने लगा। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन सहित अनेक देशों में उन्होंने भारतीय लोक कला का प्रतिनिधित्व किया। भाषा अलग थी, संस्कृति अलग थी, लेकिन उनकी प्रस्तुति हर जगह दर्शकों से संवाद स्थापित कर लेती थी। वे मानती थीं कि कला की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह अनुवाद की मोहताज नहीं होती। भारत सरकार ने उन्हें पहले पद्मश्री, फिर पद्म भूषण और अंततः पद्म विभूषण से सम्मानित किया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ने उनकी कला को संस्थागत मान्यता दी, जबकि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डी.लिट की उपाधियां प्रदान कर ये स्वीकार किया कि औपचारिक शिक्षा से वंचित ये महिला स्वयं एक जीवित विश्वविद्यालय है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि ज्ञान केवल किताबों से नहीं, अनुभव और साधना से भी अर्जित किया जा सकता है। साल 2018 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन स्वस्थ होते ही वो फिर से मंच पर लौट आईं। हालांकि कोरोना काल के बाद उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। सिर में खून के थक्के जमने से उनकी याददाश्त कमजोर होने लगी। पिछले 2 सालों से वो लगभग बिस्तर पर थीं। बीमारी के दौरान कुछ समय तक उनकी सरकारी पेंशन भी बंद रही। बाद में जब ये मामला सार्वजनिक हुआ तब प्रशासन हरकत में आया और पेंशन दोबारा शुरू की। डॉक्टरों की टीम उनके इलाज के लिए भेजी गई। छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर उनका हालचाल जाना, जिसके बाद उन्हें रायपुर स्थित एम्स में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद वे गांव तो लौट आईं, लेकिन उनका स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं हो सका। अंततः लंबी बीमारी के बाद उन्होंने 4 से 5 जुलाई की दरमियानी रात अंतिम सांसें ली। पंडवानी की चर्चा अब उनके बिना अधूरी है। उन्होंने केवल अपनी पहचान नहीं बनाई, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता तैयार किया। समय बीतता रहेगा, नए कलाकार आएंगे, नई आवाजें सुनाई देंगी, लेकिन भारतीय लोक कला के इतिहास में तीजन बाई का स्थान स्थायी रहेगा। ऐसी महान कलाकार को शत शत नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि।